हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। तो आज हमारा जो चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग जनरली ये थ्योरी बेस्ड थोड़ा सा चैप्टर है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बुक फॉर्मेट में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हम इसमें से जो मेजर डेफिनेशंस हो गए या फिर जो उसमें से मेजर थिंग्स अबाउट से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अबाउट जो उसके मेजर आते हैं जिसमें की टॉपिक्स आते हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया या फिर जाके कंजर्वेशन क्या होता है या फिर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल रिजर्व्स, बायो रिजर्व्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम थियोरेटिकली ज़्यादा पढ़ते हैं। ओके, सो इसीलिए ये चैप्टर का हम थोड़ा सा रीडिंग एंड देन एक्सप्लेनेशन इस तरह से हम करने वाले हैं, नॉट लाइक आर रेगुलर क्लासेस। ओके, सो हेंस हियर यू कैन सी कि ये जो आपके आज के नोट्स है वो मैं यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। इसका आपको हार्ड कॉपी तो नहीं मिला है, तो मैं इसका एक छोटा सा कॉपी आपको क्लास के लिंक के साथ मैं सेंड कर रही हूँ, तो आप लोग उसको बाद में भी रेफ़र कर सकते हो इफ़ यू वांट। और इसके नोट्स आपको बहुत ही जल्द मैं प्रिपेयर करके भेज दूँगी, तो आप रिजॉक्सी से आपको मैसेज आ जाएगा फॉर कलेक्शन, तो लेटर ऑल्सो यू कैन गो एंड कलेक्ट देम। ओके, सो इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, सो वो तब मैं आपको बता दूँगी जब वो रेडी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ क्लास। सो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले कंटेंट्स में देखते हैं और उनके बारे में नीचे में इंफॉर्मेशन भी दी की है। ठीक है, तो कुछ की वर्ड्स है जो हमारे लिए इसमें समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस चैप्टर हैज़ दीज ऑल की वर्ड्स एंड ऑल ये सब चीज़ें जो है इनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। सो हेंस लेट अस स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। Okay, so talking about the things which we are going to study in this chapter. Okay, तो क्या क्या है देख लो एक बार। सबसे पहले तो इसमें आता है डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। वी टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, देन वी टॉक अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स, थ्रेटेंड स्पीसीज़ क्या होती है उनके बारे में हम बात करेंगे, नेचुरल पार्क्स एंड सेंचुरीज़ के बारे में हम बात करेंगे, फिर जाके रेड डेटा बुक, माइग्रेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है यहाँ पे, यानी कि ये कुछ मेजर डेफिनेशंस देके है जो हमें टाइम टू टाइम इस चैप्टर में आपको इनके नाम आते जाएंगे और आप इनको सुनते जाओगे, तो इसलिए ये सारे कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। ओके, सो सबसे पहले आया है डिफॉरेस्टेशन। सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन? सो द लॉस और कंटिन्यूअल डिग्रेडेशन। ओके, सो कंटिन्यूअल डिग्रेडेशन या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ व्हाट, ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो एक्टिविटी कैन बी नेचुरल और ह्यूमन एनी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ऑफ डैम्स, डैम कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, अगर सपोज नदी जंगल से जा रही है और वहाँ पे अगर हमने डैम बना दिया, तो डैम की वजह से जो कैचमेंट एरिया आता है, कैचमेंट एरिया इज़ सपोज दिस इज़ द फ्लो ऑफ द रिवर। ठीक है, और इस पे हमने बना दिया है यहाँ पे डैम। ठीक है, तो ये जो डैम बना है जिसकी वजह से अभी पानी जो जा रहा था वो अभी इस जगह पे रुकने वाला है। ठीक है, सो द एरिया विच वॉज, जो एरिया जो कवर कर रहा था रिवर पहले, उससे ज़्यादा एरिया बिकॉज ऑफ डैम वो क्या करेगा, यहाँ पे ये ऐसे फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस एरिया विच इज़ बीन इंक्रीज नाउ ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो सपोज़ ये पहले जंगल था, ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पे पूरे पेड़ हुआ करते थे और ये सारे पेड़ जो है नाउ इट विल कम अंडर वाटर। ठीक है, तो ये एरिया जहाँ पे सारा फॉरेस्ट था वो एरिया सभी अभी क्लियर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अभी देयर विल बी नो मोर फॉरेस्ट इनटू दिस एरिया। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन एक्टिविटी, एक ह्यूमन एक्टिविटी। ऐसे बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हो गए सिंपलेस्ट। ओके, या फिर जाके से रोड कंस्ट्रक्शंस हो गया, हाईवेज कंस्ट्रक्शन हो गए, ये सब हो गए ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से हम क्या करने वाले हैं, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर देयर कुड बी नेचुरल एक्टिविटीज़ ऑल्सो। नेचुरल एक्टिविटीज़ में कौन आएगा, सो नेचुरल एक्टिविटीज़ में आएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर्स, तो फॉरेस्ट फायर हो गया तो उसकी वजह से लॉस होगा। या फिर जाके दूसरे एक्टिविटीज़ कुड बी लाइक से माइग्रेशन हो गया। ओके, या फिर एनी अदर एक्टिविटी जो फॉरेस्ट में हो रही है, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस हो गए या फिर से फ्लड आ गया, ओके, ड्रॉट आ गया, इन वजह से होने वाली जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटी। तो ये सब एक्टिविटीज़ भी अफेक्ट करेंगी टू द डिफॉरेस्टेशन। ओके,
देन नेक्स्ट इज एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो इसमें क्या बताया गया है, एफॉरेस्टेशन का मतलब है द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल टू रीजनरेट फॉरेस्ट. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज प्लांट करेंगे टू रीजनरेट फॉरेस्ट. यानी जैसे जो एरिया में से पहले प्लांट्स जो थे वो पूरे निकल गए थे, उनको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं, उनको हम वापस से वहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज एफॉरेस्टेशन. द नेक्स्ट वन इज डिजर्टिफिकेशन. सो डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट्स ड्यू टू द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल. ठीक है, तो हमने ये टॉप लेयर ऑफ सॉइल कौन से चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इनटू दिस, अपना चैप्टर वाज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो उसमें हमने पढ़ा है कि टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है वो सबसे फर्टाइल सॉइल होता है, और ये जो फर्टाइल सॉइल है दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ओके, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स फ्री कंडीशन में होते हैं और वो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं टू द प्लांट. तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि डिजर्टिफिकेशन में जो फर्टाइल लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ टॉप रिमूवल ऑफ सॉइल. तो टॉप रिमूवल ऑफ सॉइल के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. एक होता है सबसे मेजर रीज़न जिसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. तो सॉइल इरोजन में क्या होता है कि पूरा जो टॉप लेयर है वो निकल जाता है ड्यू टू से एक्सेसिव रेनफॉल और से ड्यू टू विंड्स. ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर का लेयर जो है वो उड़ जाता है या फिर पानी के साथ बह जाता है, या फिर उसमें अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो वो कभी सॉइल को होल्ड करके नहीं रखते. तो उसकी वजह से उसमें क्या होगा, वो सारा लेयर जो है ऊपर का फर्टाइल लेयर जो है वो निकल जाएगा. सो दैट विल कन्वर्ट द लैंड इनटू अ डेजर्ट. सो हेंस इट इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन. ठीक है, देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज ecosystem. So what is meaning of ecosystem? So ecosystem is the basic unit of ecology which consists of the biotic and abiotic component. ठीक है, तो इसमें से biotic जो है that is living. ठीक है, जो भी सारा लिविंग कंटेंट है उसको हम बोलते हैं बायोटिक. ठीक है, एंड जो सारा उसमें से नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं एबायोटिक. ठीक है, तो बायोटिक एंड एबायोटिक टुगेदर दे मेक द इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजी. तो इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट लिविंग टुगेदर इन हार्मनी. ठीक है, तो नॉन लिविंग कंपोनेंट में कौन कौन आता है, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब कुछ आएगा. ठीक है, लिविंग कंपोनेंट में कौन आता है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब लोग आएंगे. ठीक है, तो इनको सबको मिला के जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. ठीक है, देन नेक्स्ट इज कॉल्ड एज रीफॉरेस्टेशन. रीफॉरेस्टेशन में वापस से क्या है, इट इज रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. ठीक है, तो जो एरियाज पहले फॉरेस्ट एरिया में आया करता था बट अभी बैरन लैंड्स हो गए, या फिर जहाँ पे से डैम कैचमेंट की वजह से वहाँ से सारा जो लिविंग मैटर था वो चला गया, या फिर से जैसे कोई फॉरेस्ट फायर्स की वजह से वगैरह वहाँ का प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया था. तो ये सारी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को रीडेवलप कर सकते हैं बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. तो इनको हम बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोला जाता है रिफॉरेस्टेशन. ठीक है, देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ फौना. फौना का मतलब है एनिमल ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन. ठीक है, तो कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स इन अ स्पेसिफिक रीजन और हैबिटेट इज कॉल्ड एज फौना. ठीक है, एक जगह पे एक कोई हैबिटेट में कौन से एनिमल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं फौना. वैसे ही दूसरा वर्ड है जिसका नाम है फ्लोरा. ठीक है, फ्लोरा का मतलब क्या है, प्लांट लाइफ इन दैट पर्टिकुलर एरिया. यानी एक स्पेसिफिक रीजन का फ्लोरा एंड फौना क्या है, यानी कि वहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स का डाइवर्सिटी क्या है, वहाँ पे कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फौना. Then next thing which we talk about into this chapter is about endemic species. ठीक है, so the species that are exclusively found in any geographical unit like state, zone or country. ठीक है, तो और a specific habitat type only, this is called as endemic species. यानी एक species जो उस एरिया की specific species है, यानी कि वो species उस एरिया को छोड़ के या फिर वो kind of animal या फिर plant उस एरिया को छोड़ के कोई और एरिया में नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहाँ का habitat वैसा है, वहाँ का एरिया उसके लिए suitable है. Other areas will not be that happy and healthy for the animal. So hence that specific area या फिर that specific
ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल पेंगुइन्स, दे ओनली लिव इन टू स्नोरी रीजन, ठीक है, या फिर पोलर बेयर्स, दे लिव इन टू स्नो, ठीक है. वैसे ही वी नो वी हैव टाइगर्स इन टू ताड़ोबा, तो उस स्पेसिफिक हैबिटेट जो है वो जो ताड़ोबा का हैबिटेट है, इट इज़ वेरी गुड फॉर टाइगर्स, तो दैट इज इट्स हैबिटेट, ठीक है. तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स जो स्पेसिफिकली कुछ ही एरियाज में मिलते हैं उनको बोला जाता है एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज सैंक्चुरीज. सैंक्चुरीज क्या होती है? सो हम जिनको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बोलते हैं, ठीक है. सो दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज विच इज रिजर्व्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल्स ओनली, ओके, ये इंपॉर्टेंट है. एंड ह्यूमन एक्टिविटी अप टू सर्टन एक्सटेंट आर अलाउड इन दिस एरिया, ठीक है. तो अप टू सर्टन एक्सटेंट बोला हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम कुछ ही ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हैं. हम यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, हम यहाँ पे रोड्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे अपना मनमानी जो अपना सारा इंडस्ट्री सेटअप ये वो सब कुछ जो है वो कोई भी काम नहीं कर सकते. यहाँ पे हम सिर्फ कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आदिवासीज जो है अगर उस एरिया के लोकल है देन दे कैन लिव इन टू दैट एरिया. देन इफ देर आर फ्यू से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर इसेंशियल विच वी गेन फ्रॉम दैट एरिया देन वी कैन गो इन टू दैट एरिया, बट दैट टू आफ्टर परमिशंस ओनली, ठीक है. कोई भी वहाँ पे एंट्री आराम से नहीं मिल सकती. सो हेंस दी सैंक्चुरीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज सो फॉर एनिमल्स ओनली, ठीक है. तो ये कंजर्वेशन के लिए इसेंशियल है. अदरवाइज पोचिंग होता है. पोचिंग यानी पोचिंग में जनरली हम वाइल्ड एनिमल्स को मार के उनके हाइड, टीथ, बोन्स या फिर जाके जो सारे उसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको बेचने की कोशिश करते हैं, राइट. सो उन लोगों को यहाँ से दूर रखने के लिए और इन एनिमल्स को पोचर्स से प्रोटेक्टेड रखने के लिए ये एरियाज डेवलप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंक्चुरीज, ओके. देन नेक्स्ट थिंग विच वी स्टडी इन टू दिस चैप्टर इज नेशनल पार्क. तो नेशनल पार्क क्या होता है? इट इज़ अ लार्ज डाइवर्स रिजर्व to protect whole set of ecosystem including flora, fauna, landscape, historical objects of that area is termed as national park, okay. तो जहाँ पे हम क्या करते हैं, सब कुछ ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं. वी आर प्रोटेक्टिंग नॉट ओनली एनिमल्स, वी आर प्रोटेक्टिंग प्लांट्स, वी आर प्रोटेक्टिंग लैंडस्केप यानी जो एरिया कवर हो रहा है, वी आर प्रोटेक्टिंग हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स यानी जैसे वहाँ पे अगर कुछ से पुराने ज़माने के कुछ स्टोन कार्विंग्स होंगे या फिर कुछ भी होगा, आदिवासीज़ के वहाँ के कुछ घर होंगे या फिर उनकी कुछ वॉल पेंटिंग्स होंगे, ओके. तो ये सब प्रोटेक्ट करना, एवरीथिंग इज़ प्रोटेक्टेड, दैट इज़ कॉल्ड एज नेशनल पार्क. सो जैसे हम हमारे चंद्रपुर में भी है TATR, ताड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है ना, वैसा ये टाइगर रिजर्व है, बट देर आर बिगर दैन दिस एरियाज जो होती है जिनको हम बोलते हैं नेशनल पार्क्स, ओके. सो जैसे मैं बता रही थी कि रणथंभौर नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है, यानी कि इसको हमने क्या किया, प्रिजर्व किया है, प्रोटेक्ट किया है. दैट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉर इट्स प्लांट्स, एनिमल्स, इट्स ऑल हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग, ओके. सो इसीलिए वो हो गया नेशनल पार्क. Then next is biosphere reserve. So biosphere reserve is unique concept which includes one or more protected areas and surrounding land that are managed to combine both conservation and sustainable use of natural resources, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कंजर्वेशन भी किया है और सस्टेनेबल यूज़ भी किया है. सस्टेनेबल यूज़ यानी कि क्या, जैसे कि सपोज फॉरेस्ट में से कुछ प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, एक लिमिट तक ही वहाँ से लेते हैं. हम फॉरेस्ट को हार्म करने तक उसमें से कुछ भी हार्वेस्ट नहीं करेंगे. तो या फिर फॉरेस्ट को उसकी वजह से होने वाले नुकसान को अवॉइड करने के लिए हम कुछ लिमिट तक ही उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद उसका यूज़ जो है वो स्टॉप किया जाएगा टिल द टाइम इट इज़ रिप्लेनिश्ड, ओके. तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो ऐसा एक बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एरिया को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, उसकी आजू बाजू की ज़मीन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और फिर जाके इस प्रोटेक्शन में ये सस्टेनेबल यूसेज भी हो रहा है और कंजर्वेशन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है, ठीक है. सो हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनटू कंजर्वेशन, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे अबाउट से इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ओके. सो इंट्रोडक्शन में क्या है देख लेते हैं. सो वी हैव read in earlier classes that human use a number of natural resources for their survival. However, as human population has been increasing at high rate, the natural resources are also being used in greater quantities than ever before.
With recent advances in science and technology, people now have a higher standard of living. As a result, there is far great demand of natural resources than before. It is for this reason that the natural resources must be conserved so that the, so that there will be enough resources available for the future generation. It must be clearly understood that conservation does not mean that we have to stop the use of the natural resources completely. It only means that we have to use the resources wisely and judiciously. Conservation is the wise and judicious use of resources. The overuse or wastage of resources would lead them to imbalances among the various components of the nature. ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है एज़ कम्पेयर टू व्हाट लाइफस्टाइल वी यूज्ड टू हैव इन टू प्रीवियस एजेस. तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि लोगों में जनरली डिमांड्स ऑफ थिंग्स हैज़ इंक्रीज, तो उसके लिए लगने वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है. जैसे फॉर एग्जांपल नाउ वी हैव लाइफस्टाइल विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ फर्नीचर, तो उसके लिए हमें वुड टिम्बर चाहिए. हमारा लाइफस्टाइल ऐसा एडवांस हो गया है दैट वी यूज़ वाटर फॉर क्लीनिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज वी हैव हाउसेज ऑफ टाइल्स एंड एवरीथिंग. तो उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत है कि हम उसको क्लीन रखें, तो पानी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए. वी हैव अ लाइफस्टाइल जिसमें हम लोग काफ़ी हर्ब्स एंड श्रब्स यूज़ करते हैं जो कि नेचुरली वी कैन ग्रो इट बाय एग्रीकल्चर ऑल्सो, बट समटाइम्स वी रिक्वायर इट फ्रॉम फॉरेस्ट ऑल्सो. मेडिसिन्स, ओके, तो फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, तो उनको क्योर करने के लिए लगने वाला सारा मेडिसिन भी हम लोग मेजरली जो आयुर्वेदा का मेडिसिन होता है दैट कम्स फ्रॉम फॉरेस्ट. ओके, तो ये सब के चलते हमने क्या किया है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है इसको चेंज करते वक्त हमने क्या किया, जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको हार्नेस करते साथ हमने उसका मिसयूज़ स्टार्ट किया. तो उसके वजह से क्या हुआ है कि वी आर नाउ इनटू अ नीड फॉर कंजर्वेशन. ठीक है, तो कंजर्वेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. यानी हमने क्या करना है कि सोच समझ के ये जो सारे रिसोर्सेज है उनको यूज़ करना है, ओवर यूज़ और वेस्टेज उसका अवॉइड करना है, और फिर जाके जो इम्बैलेंसेस है वो जो है वो वापस से नॉर्मल हो जाएंगे. अदरवाइज वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकती. सो हैंस व्हाट वी हैव टू डू इज़ अ जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ वेरी इसेंशियल. So hence aim of conservation is to preserve the quality of the environment, that is by maintaining pollution free environment. ये सबसे पहला aim होता है हमारा. And second is to ensure continuous yield of useful plant, animal and material फॉर जनरेशन्स टू कम. ओके, यानी कि हम सिर्फ अपना सोच के ही अगर यूज़ करेंगे रिसोर्सेज को, देन वी वॉन्ट लीव एनीथिंग ऑन अर्थ फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स. तो हमने अगर अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो भी गलत होगा. सो हेंस वी हैव टू कंजर्व एंड देन वी हैव टू यूज़ वॉट एवर इज़ अवेलेबल इन टू अ सस्टेन्ड फॉर्मेट. जैसे मैंने पहले भी बताया, सस्टेनेबल यूज़ करना हमें सीखना है, यानी कि वो उतना ही ले लो नेचर से जितना हमारे लिए ज़रूरी है. नेचर को आप हार्म करके उससे छीन के मत लो. ओके, सो हेंस दैट इज़ सस्टेनेबल यूसेजेस. एंड जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे. हम क्वालिटी यूसेज करेंगे तो उसकी वजह से होने वाला लॉस जो है उसको हम रिकर कर लेंगे, या फिर उसकी वजह से होने वाला एनवायरनमेंट को डैमेज जो है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. सो हेंस थ्रू दिस वी कैन डू एज कंजर्वेशन. ओके, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी ऑलमोस्ट रीच्ड 20 minutes ऑफ टाइम स्पैन ऑफ आवर क्लास. तो आज हम इंट्रोडक्शन तक ही रुकते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल इन डिटेल डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट एज इज नेचुरल रिसोर्स, एंड वी विल टॉक अबाउट हाउ बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इनके बारे में हम नेक्स्ट टाइम और डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, छोटा सा मैंने पैराग्राफ पढ़ाया हुआ है. आप जो इसमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आई वांट यू टू राइट देम डाउन इनटू योर नोटबुक बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 mark क्वेश्चंस इसमें से बहुत सारे आते हैं. ठीक है, तो मैं ये जो नोट शेयर कर रही हूँ, विदाउट एनी फॉरगेट यू हैव टू सिट डाउन एंड राइट ऑल ऑफ दीज definitions which we have studied, that is about deforestation, afforestation, desertification, या फिर ecosystem क्या है, sanctuary क्या है, natural park क्या है, national park क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, ये आपका आज का होमवर्क है.
और ये सारे जो नोट्स हैं वो रीड कर लो एक बार. अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा देन यू कैन text me. Okay, I will try and solve it as soon as possible. So I'll meet you in the next class. Till then, bye.